नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान रखना है कि यूपीएससी सीएससी 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये जो वर्कशॉप होगा उसका टॉपिक है वो क्या है कि सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना। यानी कि जो स्टूडेंट 2025 में इस एग्जाम को देने वाले हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके सिलेबस को लेकर के डिटेल चर्चा की जाएगी। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्कशॉप है वह 17 मार्च को सुबह 11 बजे से लाइव प्रसारित किया जाएगा। और ये जो लाइव प्रसारण है हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर होने वाला है। तो जिस भी स्टूडेंट के पास ये ऐप नहीं है वो इस ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करे और उसके बाद उनको इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसका उपयोग करके खुद को इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 मार्च है और शाम के 6 बजे तक आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको यूज करके जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करें, ऐप डाउनलोड कर लें और जो वर्कशॉप है उसको जरूर आप क्या करेंगे यहाँ पर अटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस को लेकर के डिटेल चर्चा की जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि न्यायालय की अवमानना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन है कि भारत का संविधान भारत में न्यायालय की अवमानना को परिभाषित और नियंत्रित करता है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जरूर हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 129 है और जो अनुच्छेद 215 है, अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट को और 215 हाई कोर्ट को क्या करता है, उनके प्रति जो अवमानना होती है उसको लेकर के दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन अवमानना किसे कहते हैं, अवमानना के क्या प्रकार होंगे, इसको लेकर के जो हमारा संविधान है वो क्या है, मौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत का संविधान है वो अवमानना को परिभाषित नहीं करता है कि अवमानना क्या होती है। अवमानना के जो प्रकार हैं यानी कि जो सिविल और जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसको भी यहाँ पर डिफाइन नहीं करता है कौन, भारत का संविधान। तो ये जो बातें हैं उससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा करना अवमानना के तहत सजा का आधार है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम अदालत की अवमानना की बात करते हैं तो कोर्ट के द्वारा कोई आदेश दिया गया और आपने क्या किया, उस आदेश का पालन नहीं किया जानबूझ करके, तो यह क्या बनता है, अवमानना का आधार बन जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि दूसरा कथन क्या है, सही है। पहला कथन गलत है तो ऑप्शन नंबर ए को इलिमिनेट करते हैं, सी भी इलिमिनेट हो जाएगा और डी भी यहां पर क्या हो जाएगा, इलिमिनेट। उत्तर हमारा सामने है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन देख लेते हैं तीसरे कथन को भी। तीसरा कथन क्या है, किसी अदालती मामले की निष्पक्ष एवं सटीक रिपोर्टिंग को भी अवमानना नहीं माना जा सकता। अगर हम अपवाद की बात करें, मैंने जो है लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट था क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर के, उसमें डिटेल में इसको लेकर के चर्चा की है। जिन्होंने भी वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जो लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट आया है क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर के, उसको आप लोग देख सकते हैं। वहां पर मैंने डिटेल में चर्चा भी की है इसको लेकर के। तो देख मैंने क्या कहा कि वहां पर कुछ अपवाद है, और अपवाद में क्या है कि अगर आप न्यायालय की जो बातें चल रही है, न्यायालय में जो कार्रवाई है उसकी आप सही रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि आप अपना पक्ष नहीं दे रहे हैं बल्कि आप क्या कर रहे हैं, जो न्यायालय में हुआ उसी को जनता के सामने कर रख रहे हैं, उसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो यह जो है न्यायालय की अवमानना नहीं है। तो वही बात यहां पर कहा गया, यानी कि तीसरा कथन क्या यहां पर सही है। तो याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा कथन क्या यहां पर सही है। अब इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, एससी फॉर्म टेल्स एसबीआई टू शेयर पोल बॉन्ड डिटेल टुडे। और यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर दिए गए टाइम पर उन्होंने पोल जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उससे जुड़े हुए
जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दिए तो फिर उन पर न्यायालय की अवमानना का केस दाखिल किया जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत में MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और फिर से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या है? अग्नि 5 एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो केवल पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए, अग्नि 5 जो है एक कम दूरी की तो है ही नहीं, ये काफी इंटरकॉन्टिनेंटल की बात की जा रही है इसको लेकर के। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला कथन तो पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि ये गलत है। और एक और यहां पर है, केवल पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। ये जो है पारंपरिक हथियारों के साथ साथ जो परमाणु हथियार है दोनों को ले जाने के लिए क्या है? सक्षम है। तो याद रखिएगा कि यहां पर पहला कथन क्या है? अग्नि 5 के बारे में गलत है। दूसरा कथन क्या है? MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल एंट्रीज व्हीकल तकनीक एक अग्नि 5 मिसाइल को अलग अलग लक्ष्यों पर कई परमाणु हथियार पहुंचाने की अनुमति देती है। तो यही तो मर्व टेक्नोलॉजी है। देखिए, MIRV टेक्नोलॉजी से युक्त है क्या अग्नि 5? आप सभी जानते हैं कि जो सिंगल मिसाइल होते हैं वो एक वॉरहेड को लेकर के जाती हैं, लेकिन यहां पर आप ध्यान रखना है कि ऐसी मिसाइलें जिनके पास MIRV टेक्निक होती है तो इनका जो वॉरहेड होता है उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे जो है और वॉरहेड और जो वॉरहेड है उसको इंटीग्रेट किया जाता है और नीचे जाने पर जब ये एंट्री करती है दोबारा से तो ये क्या करती है? अलग अलग लक्ष्यों को यहां से भेद सकती हैं। यही है MIRV टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यही बात यहां पर कही जा रही है। इसका मतलब जो कथन 2 है वो क्या है? सही है। तीसरा कथन क्या है? अग्नि 5 MIRV का विकास भारत की निवारक क्षमताओं यानी कि डिटरेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। बिल्कुल सही बात है। ये क्या कर रहा है? हमारी डिटरेंस कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। डिटरेंस कैपेबिलिटी का मतलब क्या है कि अग्नि 5 के होने के कारण आप देखोगे कि जो हमारे पड़ोसी देश है, चाहे वो चीन है, चाहे पाकिस्तान है या फिर कोई और दुश्मन देश, हम पर जो है हमला करने से डरेगा क्योंकि हमारे पास पलट करके एक लंबी दूरी तक डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास है। तो ये क्या कर रहा है? डिटरेंस कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है कि भारत पर कोई हमला न कर सके क्योंकि भारत के पास जवाब देने लायक उपयोगी हथियार यहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर यह कथन भी सही है, यानी कि 2 कथन यहां पर भी सही है, पहला कथन गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरा और तीसरा कथन यहां पर क्या है? सही है। तो साइंस एंड टेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज भी है और यहां पर ये क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग जरूर क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। तो MIRV टेक्नोलॉजी को आपको समझना बहुत ही जरूरी है। न्यूज आपसे छुपा हुआ नहीं है। जो टेस्ट फ्लाइट है अग्नि 5 का विथ MIRV क्या हो चुका है? सक्सेसफुल हो चुका है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत में वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। पहला कथन क्या है? वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही बात है। आप सभी जानते हैं जो वित्त आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर इसको लेकर के तो कोई दो राय है ही नहीं। पहला कथन क्या यहां पर सही है? तो पहला कथन सही है। देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? यहां पर ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देते हैं? एलिमिनेट, क्योंकि यहां पर पहला ऑप्शन नहीं था। दूसरा कथन क्या है कि वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के हस्तांतरण की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल सही बात है। यही काम है क्या? वित्त आयोग का। आप सभी जानते होंगे। तो दूसरा कथन भी यहां पर सही है, यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर बी को भी हम लोग क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। बिल्कुल गलत बात है। किसी भी आयोग की, जनरली वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं आप देखोगे कि सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। ये एक सिफारिशें हैं, सरकार उसको मानती भी है और कुछ सिफारिशों को वो नहीं भी मानती है या फिर संशोधन के साथ मान सकती है। तो ये कहना कि बाध्यकारी होती हैं, ये गलत है। तीसरा कथन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी इमिनेट हुआ। आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द हिंदू समाचार पत्र में आया, सेंट्रल ट्रांसफर एंड द इशू ऑफ शेयर ऑफ सम स्टेट्स। तो इसको लेकर के यहां पर ये किया गया है। यहां पर जो है फाइनेंस कमीशन को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट चर्चाएं की गई है जिसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे।
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट की यहाँ पर चर्चा हो रही है और पूछा जा रहा है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। 3 कथन दिए गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले कथन को देखें तो क्या बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट दुनिया के जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट में से एक है जो अपने सदाबहार जंगलों के लिए जाना जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। आप देखोगे ये रहा पश्चिमी घाट जो है, और आप देखोगे कि अगर हम भारत में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो उसमें पश्चिमी घाट का भी नाम आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं या फिर जो हिमालयन रीजन है या फिर जो हमारा पूर्वोत्तर के राज्य हैं या फिर आप देखोगे यहाँ पर क्या है वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट। तो ये कथन पूरी तरीके से क्या है आपका सही है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देख लेते हैं दूसरे कथन को। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम तट तक फैला हुआ है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों कवर करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा पश्चिमी घाट का पूरा एरिया, और आप देखोगे यहां पर गुजरात है, दादर नगर हवेली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है, तमिलनाडु है। इन स्टेट्स को ये क्या करता है, कवर करता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, सही है। तो मैप याद रखना बहुत जरूरी है, मैपिंग के लिए टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा कथन भी सही है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है? नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। तो आप सभी ये जानते हैं कि नीलगिरी की पहाड़ियां है ना पश्चिमी घाट का हिस्सा तो है ही। तो तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है, यानी कि तीनों कथन सही हैं। आंसर क्या निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का? आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। तो मैपिंग के हिसाब से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। किन किन राज्यों तक ये फैला हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC के द्वारा अपनाया गया। तो कांग्रेस के बैठक में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया था कि हमें ये लॉन्च करना है, ये आंदोलन ये अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पर सही है। आइए आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को लेकर के। तो ये होता क्या है, आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों इसको लेकर के काफी सारी जो है चर्चाएं हुई हैं, काफी सारे न्यूज आए हैं। तो ग्लोफ या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हिम नदी, इन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में हम लोग, हिमनद झीलें। तो जो ग्लेशियर होती हैं जब वो पिघलती हैं तो आप देखोगे उसके तलछटी में जो है निचले इलाकों में एक जो है नेचुरल लेक जो है बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है ना। और यहाँ पर जब ये पिघलती हैं पानी के साथ साथ बालू, मिट्टी, कंकर, इसके कारण आप देखोगे कि कुछ इसमें चारों तरफ से कुछ बांध टाइप का बन जाता है। लेकिन जब या तो बहुत तेज से अगर बर्फ पिघल रहा है तो यहाँ पर, या फिर वर्षा हो रही है तो यहाँ पर आप देखोगे कि कभी कभी ये जो किनारे हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद भारी मात्रा में पानी जो है निचली इलाकों में भर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो इन घटनाओं को जो है आप समझेंगे कि बहुत सारे भारत में भी जो हिमालयन रीजन है वहां पर जो है इन घटनाओं में तेजी आई है और इसीलिए ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर आप डाउन टू अर्थ एक रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है किस तरीके से जो ग्लेशियर आउटबर्स्ट है, लेक आउटबर्स्ट है, उसकी घटनाएं पिछले दिनों चेंज हुई हैं। तो चाहे काराकोरम हो चाहे हिमालयन हो, वहां पर जो घटनाएं हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो इसलिए इस न्यूज को आपको क्या करना है, एक बार जरूर ये क्या होता है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इसको जरूर एक बार देख के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको शुरू में दी है उसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसको आप लोग जरूर लाइक कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा लाया गया कार्यक्रम आप तक सही तरीके से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले डेली क्विज के सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।